लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को बोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों। गुड इवनिंग, मैं आलोक आप सभी को बेटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज ज्योग्राफी सीरीज में आज हम लोग 34 नंबर वीडियो देखेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी आएँ, सभी लोग जुड़ें। शाम के 7 बजे आपके लिए स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग जुड़ें। सभी लोग शाम के 7 बजे जुड़ें और सुबह में 6 बजे आपके लिए स्पेशल डेली करेंट अफेयर सीरीज लाया जाता है। तो आप सभी क्लास को फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो सभी लोग समय से जुड़ें और पीछे के वीडियो रिकॉल करते रहें। सभी लोग जुड़ें, क्लास को शेयर करें, सभी लोग क्लास को शेयर करें। और जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग लाइक शेयर करते रहें। सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करें और सभी लोग जुड़ें, समय से सभी लोग आएँ। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है, इसलिए सभी लोग समय से जुड़ें, सभी लोग समय से आएँ और अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो सभी लोग जुड़ें, सभी को गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग समय से आएँ, कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर से आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली आप शाम के 7 बजे आए, आप आधे घंटे का क्लास देखें, आप 20 से 25 क्वेश्चन सीखें जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए सभी लोग समय से आएँ और बीच से गायब ना हो। जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि आपके लिए अंत में सवाल हमारा जवाब आपका में एक क्वेश्चन रहता है जो कि आपका पीछे से क्वेश्चन रहता है, तो आप सभी उससे ज़रूर बनाएं। तो सभी लोग जुड़े और अंत तक बने रहें। कुछ भी जरूरी काम हो, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, इसलिए सभी लोग अंत तक बने रहें। जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग अंत तक बने रहें। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, आप एक भी क्वेश्चन अगर मिस करते हैं तो आप जो है वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, इसलिए ऐसा आप सभी नहीं करें। और आइए आज के लिए, आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए मैं लाता हूं, तो आप सभी रेडी हो जाएं, आप सभी लोग रेडी हो जाएं आज के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आज का क्वेश्चन है 1 नंबर, आज का 1 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख वनस्पति है। यानी कि कल हम लोग विश्व की प्रमुख जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, तो उसमें कुछ और क्वेश्चन रह गए थे, तो आज के क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो आप सभी इसका आंसर करें कि मरुस्थलीय प्रदेश का प्रमुख वनस्पति कौन है। ऑप्शन है बबूल, सेकंड है खजूर, थर्ड है नागफनी और फोर्थ है सभी। तो सभी लोग इसका आंसर करें, मरुस्थलीय प्रदेश के प्रमुख वनस्पति कौन कौन है। तो इसका आंसर बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है, डी नंबर होगा। मरुस्थलीय प्रदेश के प्रमुख वनस्पति आपका बबूल, खजूर और नागफनी, कैक्टस जिसे कहते हैं,
जो भी कटीले वृक्ष होते हैं सभी मरुस्थलीय प्रदेश के प्रमुख वनस्पति होते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश की ये प्रमुख वनस्पतियां हैं। तो ध्यान रखेंगे जो भी कटीले वृक्ष होते हैं वो सब मरुस्थलीय प्रदेश में होते हैं। और ध्यान रखेंगे इसका विस्तार जो है वो आपका 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं और ये महाद्वीप के पश्चिम पाए जाते हैं, जो कि कल हम लोग क्वेश्चन देखे थे। महाद्वीपों के वेस्ट साइड में इसका विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा जो भी मरुस्थलीय प्रदेश हैं इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल सब आ जाते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल है, अरब, थार, दक्षिण कैलिफोर्निया, अटाकामा, कालाहार, ये सब मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं और ये सब महाद्वीप के वेस्ट साइड में है। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को आप सभी। अगला क्वेश्चन है, आज का 2 नंबर क्वेश्चन है कि रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? आप सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि रसदार फलों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसका आंसर करें सभी लोग। 1 नंबर ऑप्शन है भूमध्य सागरीय प्रदेश, सेकंड है खजूर, थर्ड है नागफनी और फोर्थ है सभी। तो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है, इसका आंसर सभी लोग करें। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सभी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश, सॉरी यहाँ पर जो है रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो रसदार फलों के लिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आप सभी चेंज कर लेंगे। इसका ऑप्शन जो है ये सब गलत होगा, सिर्फ इसका आंसर ही आपका यही आपका 1 नंबर ऑप्शन है जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन है। तो इसका आंसर भी एक ही होगा। तो ध्यान रखेंगे आपका कि जो है रसदार फल जो होते हैं वो किस प्रदेश में, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में होते हैं। ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रसदार फल भूमध्य सागरीय प्रदेश, बचेंगे आप लोग इस क्वेश्चन से। एक भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं और एक भूमध्य रेखीय प्रदेश होते हैं। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जिसे विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहा जाता है। और ये भूमध्य सागरीय प्रदेश है जिसका विस्तार 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में महाद्वीप के वेस्ट साइड पाया जाता, इसका विस्तार है। तो ध्यान रखेंगे कि रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश है। तो ये सब ऑप्शन चेंज करना था, नहीं हो पाया। तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो है इसका आंसर सिर्फ 1 नंबर ऑप्शन है और यही इसका आंसर होगा। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश रसदार फलों, यहाँ की प्रमुख फल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जैतून, संतरा, मौसमी, नींबू, अंगूर यहाँ की प्रसिद्ध फल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन है कि शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरीज किस महाद्वीप में है। तो शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरीज किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकेंड दक्षिण अमेरिका, थर्ड है यूरेशिया, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया और 5 है अफ्रीका। तो प्रेयरीज जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है, इसका विस्तार किस महाद्वीप में है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेयरीज। प्रेयरीज या प्रेयरी ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के शीतोष्ण घास का मैदान है। ध्यान रखना है यह शीतोष्ण घास की मैदान है। तो इसका आंसर 1 नंबर यानी कि उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतोष्ण घास के मैदान पंपास किस क्षेत्र किस महाद्वीप में है। तो अभी हम लोग प्रेयरीज देखे और सेकेंड जो है वो पंपास है। तो पंपास किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकेंड है दक्षिण अमेरिका, थर्ड यूरेशिया, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया और 5th है अफ्रीका। तो शीतोष्ण घास के मैदान पंपास किस महाद्वीप में है? सभी लोग आंसर करें। देखिए जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग कोशिश करें कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आपसे गलत भी होता है तो डरना नहीं है कि
आप गलती से ही सीखेंगे, इसलिए ना भी आए तो ऑप्शन के आधार पर आप क्वेश्चन जरूर बनाएं और लाइव चैट में आंसर करें। और सभी लोग अंत तक बने रहें, 5 मिनट लेट भी हो फिर भी आप बने रहें, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत से क्वेश्चन तैयार करके लाता हूं। तो आपको तो समय देना चाहिए कि आपको नौकरी लेना है, तो आप समय देंगे तभी तो आपके पास आउटपुट मिलेगा और आप बेहतर करेंगे। तो इसलिए आप सभी समय दें और ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को देखें, लाइव चैट में आंसर करें और थोड़ा भी नहीं घबराना है अगर गलत हो तो इस तरह से आप मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप सही दिशा में अगर मेहनत करते हैं तो। इसलिए आप सभी मेहनत करते रहें। तो पंपास किस महाद्वीप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरिज कहा जाता है। तो ये दोनों आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड किस महाद्वीप में है? तो शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड, ध्यान रखेंगे, ये कह रहा है कि शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकेंड है दक्षिणी अमेरिका, थर्ड है यूरेशिया, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ है अफ्रीका। तो शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड किस महाद्वीप में है? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका, यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इसका आंसर ई नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शीतोष्ण घास के मैदान स्टेप्स या स्टेपीज, ध्यान रखेंगे, स्टेप्स या स्टेपीज किस महाद्वीप में है? तो ए स्टेप्स या स्टेपीज किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकेंड दक्षिणी अमेरिका, थर्ड है यूरेशिया और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ है अफ्रीका। तो सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कि शीतोष्ण घास के मैदान स्टेप्स या स्टेपीज किस महाद्वीप में है। तो ध्यान रखेंगे स्टेप्स या स्टेपीज जो है वो यूरेशिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि एशिया और यूरोप के अंदर स्टेप्स या स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार है। इसे यूरेशिया जो है वो एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। तो इसके दोनों के जो क्षेत्र कॉमन है उसी को यूरेशिया कहा जाता है। और यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान स्टेप्स या स्टेपीज है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स किस महाद्वीप में है? अब तो इसका आंसर आप सभी जो है वो 110% सही कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का आंसर सही होगा, क्योंकि लगभग हम लोग जो है वो प्रत्येक ऑप्शन के आंसर को जान गए। तो अब तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो आप सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकेंड है आपका दक्षिण अमेरिका, थर्ड यूरेशिया और फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ है अफ्रीका। तो शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स किस महाद्वीप में स्थित है? सभी लोग आंसर करें, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विस्तृत है। तो ये हम लोग देखें लगभग जो है वो 5 महाद्वीपों के शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में जाने। तो ध्यान रखेंगे कि शीतोष्ण घास के मैदान में उत्तरी अमेरिका में प्रेयरिज, दक्षिण अमेरिका पंपास, यूरेशिया में आपका जो है वो स्टेप्स या स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन्स है और अफ्रीका में वेल्ड है। तो ये 5 महत्वपूर्ण नाम
आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी सावधान रहेंगे इस क्वेश्चन से। हम पांचों क्वेश्चन को एक जगह ला कर रख दिए ताकि आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप बेहतर ढंग से सीख सके। तो देखिए, मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक जगह रख देना, ताकि आप जो है वो इसे आराम से समझ सके, आसानी से समझ सके और आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हम एक जगह सीरीज से ला कर रखते हैं ताकि आप बेहतर कर सके। तो ऐसे ही आप सभी जो है वो स्टडी करते चलें। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की रोटी का टोकरी कहा जाता है किसे? विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका प्रेयरी, सेकेंड है पंपास, थर्ड है स्टेपीज और फोर्थ है डाउन्स। तो किस शीतोष्ण घास के मैदान को रोटी का टोकरी कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रोटी का टोकरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर प्रेयरी, यानी कि विश्व की रोटी की टोकरी प्रेयरी को कहा जाता है। ध्यान रखना है, यह क्षेत्र वर्तमान में गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हो गया है और आधुनिक तकनीकी से गेहूं का जबरदस्त उत्पादन यहां पर किया जाता है और यह क्षेत्र विश्व के रोटी का टोकरी कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? आप सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है अलास्का, सेकेंड है कनाडा, थर्ड ग्रीनलैंड, फोर्थ है नॉर्वे और फिफ्थ है सभी। तो सभी लोग आंसर करें कि टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका विस्तार अगर हम बात करें टुंड्रा प्रदेश का, तो यह उत्तरी गोलार्ध में 65 डिग्री इक्वेटर के पास जो है वो इसका विस्तार है। तो 65 डिग्री अक्षांश के पास, 65 डिग्री अक्षांश के पास, यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर इस क्वेश्चन को जो है वो अगर हम देखें तो ये हमारा अर्थ है। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे, ये क्वेश्चन आप आसानी से समझेंगे कि जो है वो ये मेरा अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ है और यहाँ पर इक्वेटर है 0 डिग्री। और ध्यान रखेंगे कि अक्षांश रेखा जो है वो पूर्वी और पश्चिमी को जोड़ती है। ये आपका पश्चिम हुआ और ये पूरब हुआ। ये रेखा जो है, अगर हम मानते हैं कि ऊपर चलते हैं, तो ये आपका 65 डिग्री जो है वो अक्षांश रेखा है, 65 डिग्री। तो इसी के ऊपर जो है वो आपका टुंड्रा प्रदेश का विस्तार है। ध्यान रखिएगा, टुंड्रा प्रदेश का विस्तार 65 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर है और इसके अंतर्गत ये सारे देश आ जाते हैं। इसका आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, ये सारे देश आते हैं। फिनलैंड भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ की औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ पर शीतकाल लगभग 10 महीना का होता है टुंड्रा प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, ये ज्योग्राफी के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ वर्षा तो लगभग होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ शीतकाल जो है वो अधिक होती है, तो वर्षा संभव नहीं है इस क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा कि टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एस्कीमो कहाँ के जनजाति हैं? ये एस्कीमो है, आप लोग सही कर लेंगे। ये आपका जो है वो एस्कीमो है, यानी कि एस्कीमो कहाँ की जनजाति हैं? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तरी अमेरिका, सेकेंड है यूरोप, थर्ड है साइबेरिया और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो एस्कीमो कहाँ की जनजाति है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि एस्कीमो कहाँ की जनजाति है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, एस्कीमो उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। ध्यान रखेंगे,
उत्तरी अमेरिका के जनजाति है एस्किमो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जनजाति जो है वो टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये लोग काफ़ी ठंडे में रहते हैं, यहाँ पे सालों बर्फ जमे रहते हैं। तो इस तरह से एस्किमो उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता के और करीब लाता है। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता के और करीब लाता है। तो अगर आप संघर्ष करते हैं तो आपकी जो है वो संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ा देती है, इफिशियंसी को बढ़ाती है और आपको सफलता के करीब ले जाती है, यानी कि आपको सफल बनाकर छोड़ती है संघर्ष। तो आप संघर्ष से डरे नहीं। आप अगर संघर्ष से डरते हैं तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप संघर्ष से लड़ते हैं तो आप विजेता बनेंगे। तो आपको तय करना है कि आपको हार स्वीकार है या विजेता बनना है। तो अगर विजेता बनना है तो संघर्ष करना होगा, और संघर्ष करने के मतलब है कि आपको जो है वो आप जो आराम की जिंदगी जी रहे हैं उससे उठना पड़ेगा और आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोग सुबह के 6 बजे सोते रह जाते हैं, तो कुछ लोग उठकर जो है उस समय बेस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे अपना करेंट देखकर करेंट बेहतर करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि वही समय हम करेंगे। तो इस तरह से जो पहले करेगा वह पहले जीतेगा, जो बाद में करेंगे उनको सफलता भी बाद में मिलेगी। इसलिए सभी लोग समय से जुड़े, शाम के जो है वो 7 बजे, सुबह के 6 बजे, कहीं भी रहे कुछ भी करे, लेकिन उस समय आप YouTube पे जरूर आएं और क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि उसका मजा ही कुछ और है। तो आप आइए, जरूर समय से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। आप चाहेंगे तो आप बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ संघर्ष करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ये लाइन से जरूर सीखे होंगे और आगे जरूर फॉलो करेंगे। आज से भी अगर आप कोशिश करते हैं तो कल आपका बेहतर होगा। तो यही कोशिश करें कि आए दिन, प्रतिदिन जो आने वाला दिन है उस दिन हम अपने संघर्ष को बढ़ाते चलें और अपने सफलता के करीब आते चलें। तो इस तरह से आप मेहनत करें ताकि जो है वो आपका सफलता शोर मचा दे। और आप तो मांझी हैं, आप मांझी हैं, आप जो है वो थकेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूका गिर जनजाति है, यूका गिर जनजाति है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, सेकंड है यूरोप, थर्ड है साइबेरिया और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यूका गिर जनजाति है, ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप सभी इसका आंसर करें। यूका गिर या सुमाएट्स इसे कहा जाता है, ये साइबेरिया की जनजाति है, ध्यान रखेंगे। साइबेरिया, इसे एशियाई टुंड्रा कहा जाता है। तो यूका गिर जनजाति जो है वो साइबेरिया का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख शंकुधारी वृक्ष कौन है। प्रमुख शंकुधारी वृक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके पास चीर, सेकेंड है स्प्रूस, थर्ड है देवदार, फोर्थ है फर और फिफ्थ है इनमें से सभी। तो सभी लोग आंसर करें, प्रमुख शंकुधारी वृक्ष कौन कौन है। तो बिल्कुल इसका आंसर ई हो जाएगा। ई वाला क्वेश्चन देखकर आप खुश हो जाते होंगे कि ये क्वेश्चन तो मेरा सही होगा, लेकिन जो टेस्ट लेने वाले हैं संडे को उसमें जो है वो बचिएगा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ गूगली रहेगा, क्योंकि वो टेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ मुझे सिखाना नहीं है बल्कि आपका टेस्ट लेना है। इसलिए संडे को शाम के 7 बजे जनवरी माह का टेस्ट होगा। सभी लोग शाम के 7 बजे जरूर जुड़े और जो भी आपके दोस्त हैं सभी को लाएं। देखिए कि जो है वो कौन कितना बेहतर करता है, क्योंकि आपको मैं सब बता दिया हूं, बस अब टेस्ट लेने की ज़रूरी है। तो मैं संडे को शाम के 7 बजे आपके लिए
करेंट का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं जनवरी माह का, इसलिए सभी लोग जुड़ें और जितने आपके दोस्त हैं सभी को भी जो है शामिल करें। तो शाम के 7 बजे कहीं नहीं बेस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे जरूर आप सभी आएँ और टेस्ट लगाएं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, केवल उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सा क्षेत्र है जिसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है? ऑप्शन है टैगा प्रदेश, सेकेंड है टुंड्रा प्रदेश, थर्ड है A+B और फोर्थ है सभी। तो ध्यान रखेंगे कि टैगा प्रदेश जो है वो टैगा प्रदेश की बात करें तो यह आपका उत्तरी गोलार्ध में ही इसका विस्तार है 65 डिग्री अक्षांश के आसपास, जबकि टुंड्रा प्रदेश का विस्तार भी 65 डिग्री अक्षांश के पास जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा A+B, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आपका टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश दोनों का विस्तार है, ध्यान रखना है। निम्न में कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? निम्न में कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? ऑप्शन है आपके पास पंपास, सेकेंड है वेल्ड, थर्ड है डाउन्स और फोर्थ है सवाना। तो कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? सभी लोग आंसर करें। अभी हम शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में पीछे बताएं, 5 प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में बताए थे, तो उसमें से आप ऑप्शन को निकाल सकते हैं और इनमें से कौन एक ऐसा मैदान है जो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो इसका आंसर सभी लोग करें, सभी लोग आंसर करें। आंसर करने में डरना नहीं है, जो डर गया वो हार गया, इसलिए डरना नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सवाना घास की मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है। तो ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो सवाना घास का मैदान होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, क्योंकि सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय होते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, इसका आंसर सभी लोग करें। ऑप्शन है आपके पास अफ्रीका, सेकेंड है एशिया, थर्ड दक्षिण अफ्रीका और फोर्थ है उत्तरी अमेरिका। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहां पे? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय सवाना घास का मैदान का विस्तार सबसे अधिक कहां पर है? सभी लोग आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर अफ्रीका, यानी कि सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा देश कौन है? संसार का सबसे बड़ा देश कौन है? ऑप्शन है चीन, सेकेंड है ब्राजील, थर्ड है रूस और फोर्थ है अमेरिका। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा देश कह रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो क्लियर नहीं किया गया है कि जनसंख्या या आपका जो है वो क्षेत्रफल के दृष्टि से। लेकिन हम आपको बताते हैं कि संसार की सबसे बड़ा देश कौन है, जनसंख्या के दृष्टि से नहीं बल्कि क्षेत्रफल के दृष्टि से। देखिए क्वेश्चन कैसे जो है पलटा जाता है। तो संसार का सबसे बड़ा देश कौन है बताइए क्षेत्रफल के दृष्टि से? बिल्कुल इसका आंसर रूस हो जाएगा। रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और आपका चीन जो है वो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। लेकिन अब हम चीन को पछाड़कर जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़े देश बनने जा रहे हैं। तो संसार का सबसे बड़ा देश अब भी जो है वो डाटा के अनुसार जो है वो जनसंख्या में चीन है, लेकिन क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है, ध्यान रखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरह से अभी कुछ और क्वेश्चन है, आप सभी शब्द बनाए रखें, संघर्ष करें। देखिए हारना नहीं है और क्लास को छोड़कर भागना नहीं है। जो लोग क्लास को छोड़कर भागेंगे जिंदगी भर भागते रह जाएंगे, इसलिए क्लास छोड़कर भागे नहीं। आज मुझे जो है वो एक कॉल आया अपने ऑफलाइन जो है क्लास के एक स्टूडेंट्स के द्वारा। मैं सोचा कि आप सभी को बता दूं ताकि आप सभी भी जो है वो सतर्क रहें। ऐसे एक सप्ताह के अंदर जो है वो 2 घटना सामने आया कि जो है वो जो है मैं सोचा कि आप सभी को जो है जरूर साझा करें ताकि आप सभी सतर्क हो जाएं। आज मदन कुमार कॉल किए न्यू बैच से कि जो है वो क्लास करके जा रहे थे, तो
साइकिल से जा रहे थे और मोबाइल से बात करते जा रहे थे। पीछे से कोई बाइक वाला आया और उनका मोबाइल लेकर चला गया। तो और कुछ ही दिन पहले जो है वो सोनू कुमार के साथ ऐसे ही घटना देखने के लिए मिला था कि उनके साथ भी कुछ लोग जो है वो धोखा देकर जो है उनके मोबाइल को लेकर चला गया। तो थोड़ा आप सभी सतर्क रहें। आप सभी क्लास आते हैं, ऑफलाइन क्लास आते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें ये सब चीज़ से। आप कभी भी जो है वो रोड पे चलते समय बात ना करें। आप जो है साइकिल चलाते फ़ोन से बात ना करें, मोबाइल को पैकेट में रखें, घर पहुंचकर बात करें, या फिर जो है आपको ज़रूरी बात हो तो साइड में खड़ा होकर जो है वो बात कर लें। क्योंकि आए दिन ये घटनाएं बढ़ते जा रही है और मायने रखता है। आज के समय में किसी के भी मोबाइल अगर जो है वो कोई छीन कर लेकर चला जाता है, गुम हो जाता है, तो वैसे में जो है वो 10,000 15,000 के मोबाइल जो है चला जाता है और किसी भी स्टूडेंट के लिए 10,000 रुपया मायने रखता है। इसलिए आप सभी जो है वो सतर्क रहें। ये घटनाएं जो है वो एक सप्ताह के अंदर 2 घटना ऐसे देखने के लिए मुझे मिला और ख़ासकर अपने इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के साथ ऐसा घटना घटा है। तो आप सभी जो है ज़रूर सचेत रहें। कभी भी जो है वो रास्ते में चलते समय बात ना करें और जो है वो रुक कर बात करें। अगर इमरजेंसी हो तो आप रुक कर बात कर ले, साइड में खड़ा होकर। और किसी भी इंसान पे आप उतना भर विश्वास करें, जैसे सोनू कुमार के साथ जो है धोखा हुआ था, उनका जो है वो उन्हें जो है वो बाइक से लेकर जा रहे थे और इस तरह से जो है उन्हें ये किया कि जो है वो उसके बातों में फंसे और इनका मोबाइल लेकर चला गया। तो इस तरह से भी किसी पे विश्वास ना करें, अननोन पर्सन पे, क्योंकि अननोन पर्सन कौन क्या है उसके बारे में आप जानते नहीं हैं। इसलिए आप सभी सतर्क रहें, सचेत रहें, आगे से ऐसी घटना ना सुनने के लिए मिले। तो मैं सुना तो मुझे बहुत लगा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के लिए 10,000 रुपया बहुत मायने रखता है। और जो बच्चे पढ़ते हैं और वो अपने फ्यूचर में बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हैं, एक एक रुपया जो है वो उनके पेरेंट्स कैसे कैसे जो है वो व्यवस्था करके इंस्टीट्यूट में देते हैं ताकि जो है बच्चे पढ़ सकें। तो आप सभी थोड़ा सतर्क रहें। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आप सभी के साथ ऐसी घटना घटी है, लेकिन आगे से सभी लोगों को सचेत रहना है ताकि ये ऐसी घटना फिर सुनने के लिए ना मिले। और आप सभी अपने काम पे ध्यान दें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, बिस्टा आएँ और जो है अपने इंस्टीट्यूट में क्लास करें, उसके बाद घर जाएं। फालतू के जो है इधर उधर ना भटकें, क्योंकि इससे आपको अपने आप को लॉस कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप सभी टाइम का सही यूटिलाइज करें, तभी जाकर जो है आपका आउटपुट बेहतर होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह से जो है आप सभी सतर्क जरूर रहें, आराम से आएँ। जो है वो कभी भी जो है वो आपको ज़रूरी हो तो कहीं भी रुक कर बात करें। इस तरह के जो है घटनाएं फिर से सुनने के लिए ना मिले, इसलिए सभी लोग सतर्क जरूर रहें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे जो है 4-5 क्वेश्चन और है, हम लोग देखते हैं कि कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? ऑप्शन है बेल्जियम, सेकंड है हंगरी, थर्ड है रोमानिया और नेक्स्ट है यूक्रेन। तो सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें कि कौन सा स्थल रुद्ध देश है, यानी कि स्थल से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हंगरी। हंगरी जिसका राजधानी बुडापेस्ट है। तो हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है विषुवत रेखा के पास, सेकेंड है कर्क रेखा के पास, थर्ड मकर रेखा के पास और फोर्थ ध्रुवों के पास। तो पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? सभी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर 1 नंबर होगा विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखा के पास घने वन अधिकतर पाए जाते हैं। यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पर घने वन का विस्तार है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, आपका जो है वही आंसर हो जाएगा। सदाबहार वन पाए जाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है ब्राजील, थर्ड है कनाडा और फोर्थ है आपका जो है वो फ्रांस। तो इसे आप फ्रांस कर लेंगे। तो सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ब्राजील में सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि किस देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने की प्रावधान है। तो किस देश में भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पे वन बनाए रखने की प्रावधान है। ऑप्शन है आपके पास नेपाल, सेकेंड है भूटान, थर्ड है अफगानिस्तान और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो किस देश में ऐसा प्रावधान है कि उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर नेपाल, यानी कि नेपाल में ऐसा इसका आंसर भूटान होगा। आप लोग सही करेंगे, इसका आंसर भूटान हो जाएगा। भूटान में ऐसा प्रावधान है कि उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का प्रावधान है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है जो कि काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन है। विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन है कहां पर। ऑप्शन है आपका भारत, सेकेंड है तंजानिया, थर्ड कनाडा और फोर्थ है ब्राजील। तो विश्व में सबसे बड़े एवं घने वन कहां पाए जाते हैं। सभी लोग आंसर करें, जितने लोग लाइव चैट में हैं सभी लोग आंसर करें। और डरना नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि डरना नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना है। यहां पर जितना हो सके क्वेश्चन आपको सिखाऊं और आप सीखें, और जब दोबारा आप इसे सुने तब गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप पढ़ें। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ब्राजील में सबसे बड़े एवं घने वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वह है कौन सा क्षेत्र। यानी कि शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं जहां वो क्या होते हैं। तो आप सभी लोग इसका आंसर करें। शंकुधारी वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं आपका किस क्षेत्र में, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग लाइव चैट में हैं सभी लोग आंसर करें। शंकुधारी वृक्ष, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वह क्षेत्र कौन होता है, वह क्षेत्र कौन होता है। सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है उष्ण क्षेत्र, सेकेंड है शीतोष्ण क्षेत्र, थर्ड है सागरीय क्षेत्र और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग इसका आंसर करें। बिल्कुल इसका आंसर जो है ध्यान रखेंगे कि ये आपका शंकुधारी वन प्रदेश जो होता है, एक पहले इसे समझ लेंगे कि यह टैगा प्रदेश को ही शंकुधारी वन प्रदेश कहा जाता है। और इसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है। तो ध्यान रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो शंकुधारी वृक्ष जो है, शंकुधारी वन जो है वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर जो है वो शीत ऋतु होती है, बहुत ठंडी एवं लंबी वहां जो है वो क्षेत्र होती है, सबसे ठंडी क्षेत्र होती है। और यहाँ पर जो है सर्दियों में देखा जाए तो यहाँ की नदियाँ जो है वो जम जाती है। इस तरह जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु काफ़ी छोटी होती है और वर्षा गर्मियों में होती है। तो ध्यान रखेंगे शंकुधारी वृक्ष जो है वो शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोग को जब लास्ट हम बोलते हैं तो खुशी मिलता होगा, लेकिन आप जो है खुशी नहीं, यहाँ पर जो है आपको सोचना चाहिए कि हम सीख रहे हैं। थोड़ा सा भी ये ना सोचे, आप चलते रहें और चलते समय आपको याद आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और भाई हमें जो है खाना खाने जाना है या यहाँ जाना है, तो समझिए कि आप रास्ता से भटक रहे हैं, सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप मग्न हो जाइए। जब क्लास चलता है लाइव तो आप आंसर करने में मग्न हो जाइए और आप क्वेश्चन पे सिर्फ ध्यान रखें, क्वेश्चन पे माइंड को जो है वो ले जाएं और आप जो है फुल्ली केंद्रित रहें। देखिए कि जो है वो आप सही दिशा में जाएंगे, आपके लिए आपका लक्ष्य काफ़ी आसान हो जाएगा।
तो विश्व में कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो सभी लोग इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है यूएसए, सेकेंड है कनाडा, थर्ड है नॉर्वे और फोर्थ है स्वीडन। तो इसका आंसर करें। इसका आंसर अभी वर्तमान में यूएसए होगा, पहले कनाडा था लेकिन अभी यूएसए हो गया है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। अब ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण मैप है भारतीय जलवायु का वर्गीकरण में, और इस बार यहां से जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। कोपेन के द्वारा जो है वो जलवायु क्षेत्र को बांटा गया था, तो उसी में हम जो है यहाँ पर इसलिए लाए हैं इसको क्योंकि इसका जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए कि इस बार बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि CWG शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, यानी कि शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु को क्या कहा जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं CWG यही ऑप्शन में था। तो इस तरह से आप जो है पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ध्रुवीय तुल्य जलवायु, यानी कि ऊपर में पाया जाता है जिसे ई कहा जाता है। टुंड्रा तुल्य जलवायु, ये तो भारत में, तो विश्व में भी इस तरह के जलवायु देखने के लिए मिलते हैं। तो टुंड्रा तुल्य जलवायु ईटी कहा जाता है। लघु ग्रीष्मकालीन युक्त शीत आर्द्र जलवायु DFC कहलाता है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW कहलाता है। ध्यान रखेंगे AW कहलाता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है। आपका जो है AS जो होता है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु कहलाती है। लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु AMW कहलाती है, और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है BSHW कहलाती है। तो ये कुछ जो है पॉइंट आप ध्यान रखें। मरुस्थलीय क्षेत्र याद रखेंगे, आपका मानसूनी जलवायु याद रखेंगे। ये 3-4 पॉइंट जो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सब आप देख कर एग्जाम में जाएंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो इस बार बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ये मैप जो है वो काफ़ी VVI है। आप ध्यान रखेंगे कि जो है इस कोपेन के द्वारा जो है वो कोपेन के जलवायु कोड में आपका शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु को क्या कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और आपका ऑप्शन दे देगा CWG ET। तो इस तरह से आपको बचना है। ये कोपेन के जलवायु का कोड है जो कि दिया गया था। तो इस तरह से आप इस सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सवाल हमारा जवाब आपका में वायु दाब की कितनी पेटियां हैं? वायु दाब की कितनी पेटियां हैं? तो बिल्कुल सभी लोग का आंसर लगभग सही था, 7। वायु दाब की कितनी पेटियां हैं? तो 7 पेटियां है, इसका आंसर सही है। और पीछे हम लोग देख चुके हैं वायु दाब की पेटियां। आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वह है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन है? आप सभी इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। तो जो है आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी के बीच। लेकिन इसी बीच जो है आप सभी पीछे के क्लास को रिकॉल करते रहें, डेली योजना बनाएं और योजना को फॉलो करें। डेली अपना जो है सही रूटीन को फॉलो करें, आप बेहतर करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ जो है मैं आपके लिए देखते हैं कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाता हूं, ताकि आप बेहतर करें। तो आप सभी भी जो है वो समय से जुड़े, समय से जो है एग्जिट हों, और इस तरह से आप अपना तैयारी करते रहें। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। आप सभी लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट।